फॉर्म कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, तैयारी कब से शुरू करूं, कौन सी किताब से पढूं, कौन सी किताब से ना पढूं, कौन सा कोचिंग जाऊं, फ़ीस किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, इन सभी बातों के मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने बच्चों के डर भ्रम को थोड़ा दूर करने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रूथ नॉलेज पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो आज ये वीडियो लेकर आया हूं केवल उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो बच्चे केवल इसी कश्मकश में पड़े हुए हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया, तैयारी कब शुरू करेंगे। बच्चों, जाग जाओ, अभी भी समय है। जो बच्चे नहीं जागे वो फिर पछताएंगे। लगभग 2019 के बाद अभी ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। इसमें जो बच्चे रह गए वो फिर जीवन भर पछताने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होगा। मैं पॉइंटों से बाहर हो गया, मैं 1 नंबर से बाहर हो गया, मैं 2 नंबर से बाहर हो गया। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को सुनने के और देखने के बाद आप एकांत कमरे में जाना और मनन करना कि आपकी तैयारी कितनी है। क्या मेरी हिंदी की तैयारी पूरी है, रीजनिंग पूरी है, मैथ ठीक है, जीएस ठीक है। यदि आपको लगता है कि मेरी इन सब पर कुछ कमी है तो फिर भी उसी जोश से तैयारी में लगना है जिस जोश से एक नया लड़का, एक फ्रेशर लड़का तैयारी में जुटता है। आप ये समझने की भूल मत करना कि मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी तैयारी ज़्यादा है तो एग्ज़ामिनर भी उसी हिसाब से बैठा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा गत वर्षों में जो पेपर देखे गए हैं, हर वर्ष एक बहुत ही उम्दा दर्जे का पेपर देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे तैयारी इस कंडीशन से करते हैं कि हर साल मेरिट अप जा रही है। आप 90s के बाद जाएंगे, 90s में केवल पेपर को पास कर लिए थे, 10th पास होना मुश्किल था। और अगर हमने 10th पास कर ली तो हम अपना जो भी कंपटीशन का पेपर था अगर उसको पास कर लेते थे तो भर्ती हो जाते थे। लेकिन ऐसा आज नहीं है, क्योंकि हर बच्चा, हर माँ बाप जागरूक है। पैदा होने के 3 साल बाद ही पढ़ने को बैठा दिया था और आपको जिस कंडीशन से तैयार किया है ये आपकी वजह से ही, आपकी मेहनत की वजह से, क्योंकि वैकेंसी कम है और बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, उस वजह से ये मेरिट हाई जाती है। तो इसलिए बच्चों, आज अभी से अपनी तैयारी में जुट जाओ। अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। केवल आपको इतना समय पर्याप्त मिलना चाहिए कि फॉर्म भरने तक, वरना आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि एक वैकेंसी आपको लेकर रहनी है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल एक ही है कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गांव से, जो छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ बच्चे जो जितनी मेहनत करें उस हिसाब से सक्सेस लें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पहले 20 साल आर्मी में नौकरी किया हूं, फिर आके तैयारी किया हूं और मैं अभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने जिस हिसाब से तैयारी की है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे तैयारी करना। मेरी जो बात अच्छी लगे उसको आप ग्रहण करना, जो आपको लगे कि ये फजूल की बात है उसे छोड़ देना। आप अपने तरीके से तैयार करना, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमें एक जो नियुक्ति है ये इस भर्ती में लेके रखनी है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कि कैसे हमें तैयार करना। तो बच्चों, आज ही अपने पुराने नोट्स, अगर कोई फ्रेशर है तो वो आप अपने नए नोट्स ख़रीद लें। पुराने हैं जो भी 1-2 पेपर दे दिए तो अपने रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस के नोट्स उठाइए और तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए आपको 150 क्वेश्चनों का सामना करना होगा। 150 क्वेश्चन, जिसमें 38 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, ऐसे ही मैथ के 38 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 37, यानी कि ओवरऑल एक का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है। 37 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से आने हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, हिंदी और रीजनिंग को आप फुल तैयारी के साथ जाएं। ये आपके रामबाण, ये मान लो कि जैसे महाभारत के युद्ध में बोलते थे कि ये दिव्यास्त्रों का काम करेंगे।
बाकी रही मैथ और जीएस। तो दोस्तों मैथ अर्थमेटिक्स सबका ठीक रहता है, आपका भी ठीक है और जो कंपटीशन से बाहर होता है उसका भी ठीक है। खेल जो करती है वो जीएस करती है। जीएस में बच्चे आज क्या है, आजकल क्या है, करंट अफेयर्स में लगे रहते हैं। अरे करंट अफेयर्स इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया कि बच्चे पूरा पूरा दिन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो भी थोड़ा बहुत, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने ढंग से 10th 12th किया है तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना ही है पूछते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप फिर यूपी जीएस ज़रूर पढ़ना है आपको। बस आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये जो यूपी जीएस, इस पर आपको फोकस करना है। बाकी जो आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो 1 महीना पहले केवल आप स्पीडी की एक बुक ले आना। स्पीडी की बुक में जो करंट अफेयर्स है, जैसे गेम संबंधित हो गए, पुरस्कार संबंधित हो गए, मैं ये नहीं कहता करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, पढ़ना है, लेकिन उसको उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा दिमाग ख़राब ना हो। करंट अफेयर्स बच्चे इतने लगे रहते हैं, मान लो क्वेश्चन पेपर में आपके में नहीं आई, अगर आ भी गई तो 6, 7, 8, 10 नंबर की 5 की फिर भी कर दोगे स्पीडी की बुक पढ़ के। तो 5 नंबर के लिए आपने दिमाग ख़राब कर लिया कि ना तो हिंदी पढ़ पाते हो, फिर ना रीजनिंग पढ़ पाते हो, ना मैथ पे इतना अच्छा कंट्रोल रह पाता। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तैयारी हिंदी और रीजनिंग की करनी है, उसके बाद मैथ की करनी है, और जीएस को तो आपको हर वक्त फ़ोन जैसा आपके पास है स्मार्टफोन, सुनते रहना है और नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपकी याददाश्त, जब आप लिखते हैं, जब आप सुनते हैं तो आपका ध्यान भटक सकता है, लेकिन जब आप लिख के याद करते हैं तो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं भटक सकता। तो जो भी तैयारी करें, मैथ की बिल्कुल प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, हिंदी की प्रैक्टिस करें। इन तीनों पर जिसकी कमांड है, मैं नहीं मानता कि वो बच्चा बाहर हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपकी रीजनिंग हिंदी पर फुल कमांड है, इसमें मान लो 75 क्वेश्चन आए, आपने 70 क्वेश्चन करे, आपके 140 नंबर तैयार हो गए। 75, 5 छोड़ दो, 5 होते हैं, कितनी अच्छी तैयारी कर लो 5 से 7 क्वेश्चन छूट जाते हैं अगर हार्ड पेपर है, और नॉर्मली अगर आसान पेपर है तो 3 से 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे 75 नंबर में। आप 70 मान के चलो, 140 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट उस पर आ जाओ, जो 75 क्वेश्चन बचे हैं मैथ और जीएस के, आप उसमें 50 भी कर पाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बेनिफिट है। लेकिन 70 क्वेश्चन चाहिए भाई हिंदी और रीजनिंग में, 50 क्वेश्चन दोनों में, तो कितने हो गए, 70 और 50, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो। पिछली मेरिट मेरे 120 क्वेश्चन 240 नंबर के बैठते हैं, और ये बड़े आसान है। रीजनिंग और हिंदी इतनी हार्ड नहीं आती है, लेकिन हम क्या उन्हें आसान समझ के प्रैक्टिस करने की भूल कर देते हैं। हम जीएस की और मैथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हिंदी और रीजनिंग की करनी है, क्योंकि हमें 70 क्वेश्चन का टारगेट है। जो हमारे दिव्यास्त्र हैं उन पर बहुत हमें मेहनत करनी है। तो 35 दूनी 70 क्वेश्चन हो गए, जो 75 में से अगर हार्डली अगर हमारे जैसे 50 क्वेश्चन मैथ में और जीएस में, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके ज़्यादा आएंगे तो उसमें आपके घट का टोटल हमें 120 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है, जो कि 240 नंबर बैठते हैं। पिछली बार 220 के समथिंग शायद मेरिट गई थी, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है तो हार्डली 220 या 22 के 218 से 22 के बीच में थी। तो दोस्तों हम तो 240 का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे हर साल मेहनत कर रहे हैं, 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो वो लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। तो दोस्तों हमें 120 क्वेश्चन का टारगेट कैसे पूरा करना है, 75 में से 70, 68 क्वेश्चन मान लो, 7 क्वेश्चन छोड़ दो, और इसमें 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। 55 क्वेश्चन 25 या 28 क्वेश्चन 35 में से 37 में से कोई बड़ी बात नहीं है मेहनत करने वाले के लिए। एग्जामिनर कभी भी इसलिए पेपर नहीं बनाता कि बच्चा पढ़ने वाला बाहर हो, वो केवल इतना चाहता है कि आपने जो 10th और 12th की है क्या आपने ईमानदारी से की है, उसी का ही सिलेबस आता है, लेकिन वही हमारे पढ़ने में नहीं आता है। क्या आप कभी भी प्रीवियस पेपर उठा के देखना कि बेसिक वही 10th और 12th का रहता है, क्वेश्चन बदल जाते हैं, उनकी जो क्वेश्चन देने का तरीका बदल जाता, केवल जो तरीका सीख गया वो इस पेपर में मार नहीं। क्वेश्चन सब आते हैं, लेकिन क्या होता है, अब आप लगा लो कि 150 क्वेश्चन करने के लिए हो
150 क्वेश्चन करने में कितना टाइम देते हैं, तो आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने का। उसमें आपको प्रश्न पढ़ना भी है, समझना भी, करना भी, टिक भी करना। तो वहाँ पर एक मेंटली प्रेशर बन जाता है। उस मेंटली प्रेशर को हम कम कैसे कर सकते हैं? अभी प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन देखा हो गया, आपने देखा होगा बच्चे क्लास में, आपने कि यार ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। हलवा इसलिए लगता है क्योंकि हमने उसकी तैयारी की है। नहीं, एक फ्रेशर से पूछना, फ्रेशर क्या काम करता है? सबसे पहले वो पेपर लेके बैठता है। कभी भी कोई भी फ्रेशर हो देखना, वो पेपर लेके बैठेगा और उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो उसकी परसेंटेज पता कितनी रहती है? अगर उसने ईमानदारी से पेपर सोल्व की, 10th और 12th की है, ईमानदारी से पढ़ के, ईमानदारी से मतलब पढ़ के, तो भाई साहब वो 40% या 45 पर नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि क्वेश्चन तो वही हैं, लेकिन तरीका चेंज हो गया है। क्योंकि ये कंपटीशन है मेरे भाई। कंपटीशन में अगर सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए, सब हल कर देंगे, मेरिट कहाँ जाएगी? केवल क्वेश्चन को घुमाने का काम एग्जामिनर करता है, तरीका वही है, बेसिक वही है। अभी बच्चे क्या करते हैं? शॉर्ट ट्रिक पकड़ना शुरू कर। अरे भाई, शॉर्ट ट्रिक से पेपर हल होते होंगे कभी? ठीक है, मान लिया मैंने शॉर्ट ट्रिक से पेपर हल किए, तो भाई साहब शॉर्ट ट्रिक सभी सब्जेक्टों की, हिंदी, रीजनिंग, जीएस के भी 5-6 पार्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपीजी के, पर्यावरण, कृषि, पता नहीं क्या क्या, मेरे ख्याल से तो 8-10 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आप किस किस की ट्रिक याद करोगे भाई? एक बुक बन जाएगी ट्रिक की। आप मकड़ी के जाले की तरह उसी में उलझ जाओगे। तो मेरे दोस्तों, बेसिक से चलो। जिसका बेसिक मजबूत होगा, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं खुद अपने से जो अप्लाई किया उसको मैं बता रहा हूँ। बेसिक पे चलो, जहाँ तुम्हें लगता है ट्रिक है, ट्रिक से काम चल। ट्रिक ऐसे समझो, आटे में नमक। क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं और आप भूल गए, जैसे मान लो गेम है, कोई गेम का होता है कि यार याद नहीं हो रहा, उसकी कोई ट्रिक आ जाए तो वो हो जाएगा, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन आप कहने लगे कि मैथ अर्थमेटिक है, उसकी ट्रिक मिल जाए। हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री में भी कितने पार्ट है? मेडिवल हिस्ट्री होगी, एंशियंट हिस्ट्री होगी, मॉडर्न होगी। भाई कहाँ कहाँ तक ट्रिक यूज करोगे? तो मेरे दोस्तों, आज ही जाग जाओ, कलम और पेन उठा लो। कलम जो जितनी चलाएगा उतनी जल्दी नौकरी पा जाएगा। इसलिए कलम चलाओ, लिख के याद करो। ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। हिंदी आसान है, केवल व्याकरण, रस छंद अलंकार हैं, शब्द के भेद हैं पूरे, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, और ये अपना संज्ञा, सर्वनाम, ये आप पढ़ने लगो। अब ये पता आपको ज़्यादा हार्ड किस लिए लगते हैं? आप जब पढ़ने लगोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। एक बार हार्ड लगेगा, 2 बार हार्ड लगेगा, 3 बार, 5वीं बार आपको इतना आसान लगेगा, यार ये कौन सी संज्ञा पूछ ली, ये तो वो है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जोन सी भी संज्ञा पूछ लेगा वो आप तुरंत बता दोगे। तो आपका जो टाइम बचेगा, आपका हिंदी और जीएस में टाइम बचता है। हिंदी आप तैयारी करोगे तो 37 क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता आपको 15 से 18 मिनट लगेंगे 37 क्वेश्चन को हल करने में। क्योंकि देखना, हल करना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जीएस में हाँ भाई, जो भी कुछ पॉलिटी से पूछ लिया, हिस्ट्री से पूछ लिया, याद है तो टिक करोगे, नहीं याद है तो आप टिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोचने से क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, मैथ में ऐसा होता है कि आपके एक बार समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगी, आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, वो हर बार गड़बड़ हो। जो क्वेश्चन गलत हो जाए छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि एक बार जब दिमाग गलती कर देता, बार बार उसको वहीं रिपीट करें। आप क्वेश्चन छोड़ के देखना प्रैक्टिस में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना, 4 क्वेश्चन हल करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया है। फिर उस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से लोगे। यही तो चाहता है एग्जामिनर कि आप बार बार तरीके चेंज करें और आपका समय नष्ट हो। और समय नष्ट होगा तो आप क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करोगे तो जो वैसा लड़का है दिमागी रूप से कमज़ोर कहा जाएगा, जो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट ही ना कर पाए, यानी कि पेपर ही नहीं देख पाते आधे तो। यार पता नहीं, अरे पेपर देख लो, पता नहीं लास्ट में आसान पेपर के एंड में आसान क्वेश्चन छुपे हों। तो पहले पूरा पेपर तो देख लो, आप उसी पे लगे रहते, एक ही क्वेश्चन। छोड़ो आगे बढ़ो, टाइम मिलता तो फिर करना, नहीं तो जयराम जी के पे। तो मेरे दोस्तों, जो प्रैक्टिस करेगा वो ही वहाँ पर हल करेगा। आप देखना, आप कितनी भी अच्छी तैयारी से करके जाना, आप इतना मेंटल प्रेशर होगा, आपका दिमाग 80% काम करेगा। जब आपका दिमाग 80% होता है प्रेशर, आप कितनी भी जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। क्यों? अगर नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगी। और यार मेरी तो बहुत इज्जत है, क्योंकि बच्चे हवा बना देते हैं ना, यार तेरा तो हो ही जाएगा, तो उसको प्रेशर ज़्यादा आ जाता है।
तो दोस्तों प्रेशर दूर होगा प्रैक्टिस से, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस है उसको प्रेशर तो आएगा, लेकिन उसे ये भी है कि बहुत कुछ लिए बैठा हूँ, बहुत मेरे तुनीर में दिव्यास्त्र हैं। तो मेरे दोस्तों अभी से जुट जाओ। अभी मैंने जो बताया हिंदी और रीजनिंग के 74 या 75 क्वेश्चन जो भी हैं, इनमें से आप 68 क्वेश्चन लास्ट हैं, 68 से 70 लेकर आने हैं। क्योंकि अगर हमारे गलती से जीएस में कम रह जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं तो कोई कब्ज़ थोड़े हो जाएगा। अगर हमारे जीएस में गलती से हमारे कम हो जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा हो ओवरऑल नहीं हो सकता, ऑलराउंडर नहीं हो सकता, उसकी जीएस कमज़ोर होगी। अगर जीएस वो ठीक है तो मैथ कमज़ोर होगा, मैथ ठीक है तो कहीं ना कहीं उसकी हिंदी कमज़ोर होगी। एक सब्जेक्ट पक्का उसका कमज़ोर मिलेगा, क्योंकि बराबर फोकस नहीं कर पाते। ऐसा बहुत ही रेयर बच्चा मिलेगा जो चारों सब्जेक्ट पर बराबर कमांड करेगा। तो आपके जो अधिक क्वेश्चन है वो कहाँ काम आएंगे? वो काम आने हैं आपके अगर जीएस में कम रह गए या मैथ ज़्यादा हार्ड आ गया तो वहाँ पर कम आएंगे। केवल मैं ये बताना चाहता हूँ 120 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। अगर पेपर नॉर्मलाइजेशन के बाद चाहिए 120 क्वेश्चन, भाई कभी 120 क्वेश्चन में रह जाएं 105 115, फिर क्या हो गया? ये सब 120 क्वेश्चन, क्योंकि अगर पेपर आसान रहता है तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपके वैसे ही 125 हो जाएंगे। अच्छी मेहनत पे मैं ये कह रहा हूँ कितना ही पेपर हार्ड आ जाए, आप 118 क्वेश्चन से लेके 122 क्वेश्चन के बीच आप हल कर दोगे, जैसे मैंने तैयारी करी। और आप अपने भी कुछ एफर्ट लगाओ। हो सकता है मैं तो केवल आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ, हो सकता है कि आप मेरे से भी अच्छा कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, ये था तैयारी करने का तरीका। अभी आप नोटिफिकेशन फार्म का इंतज़ार मत करो। और हाँ दोस्तों, एक बात हो, जिस भी दोस्त का अगर कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अपना ये मूल निवास बनवा लो। अभी बच्चे क्या काम करते हैं, नोटिफिकेशन निकला तब मूल निवास को भगते, फिर मूल निवास नहीं बनता, उसमें आपकी 15 दिन से लेकर 20 दिन की तैयारी चली जाती है। क्योंकि बच्चा एक तरफ प्रेशर में आ जाता है कि यार बन नहीं रहा, फार्म नहीं भरा जाएगा, फार्म की डेट ये हो गई। अभी से आप मूल निवास बनवा लीजिए। जो भी सी SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, वो अपना SC ST OBC EWS का ये अभी बनवा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट बनवा। अरे वैकेंसी आनी है, ये 1000% सत्य है। जितना उन्हें डिले करना था उन्होंने कर दिया। अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, केवल एक चिंता करिए, आप डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी बना करके और पढ़ने पर फोकस कीजिए। बच्चे क्या काम करते हैं, फार्म भरने के बाद किताब उठाते हैं। भाई जब तो सभी उठाएंगे, और जो जब किताब उठाते हैं फिर वो रिज़ल्ट में भी फिर ऐसी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, आप फार्म भरने के बाद तैयारी करोगे तो भाई कैसे बीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा दिव्यास्त्र लिए बैठा है, आपसे ज़्यादा नॉलेज लिए बैठा है। आज मेरे दोस्तों जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। हमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें 52,699 के अंदर आना है। अगर हम 52,700 में चले गए तो हम आउट हो जाएंगे पॉइंटों से। तो हमें कितने के अंदर आना? 52,698 छोड़ दो, 52,699। भाई अगर मैं बनता हूँ तो मैं भी उतनी ही तनख्वाह लूँगा जितनी 1 नंबर पाने वाले लेगा। तो मेरे दोस्तों आज इसी तैयारी में जुट जाइए। हिंदी रीजनिंग को बिल्कुल घोट के पी जाइए, यही आपका सिलेक्शन कराएगी। बाकी तो जीएस और मैथ तो बाहर निकलवाने वाले होते हैं। वो कैसे? मैथ आप पर अच्छा आता है, कैलकुलेटिव दें, मैथ देते, जैसे भी हमारे सब इंस्पेक्टर में दिया था कैलकुलेटिव, कितना आसान क्वेश्चन था। राम एक काम को 1180 घंटे में करता है, श्याम उसी काम को 1240 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में काम? बताइए अब कितना बड़ा लेस निकालना पड़ेगा। हो गया ना टाइम कितना मिला था? 40 सेकंड। अगर गलती से कैलकुलेशन में गलत होगा तो फिर हो गया। तो वो यही तो चाहता कि ये इसी में घूमते रहें चक्रव्यूह में। तो मेरे दोस्तों आज उठाइए, और जो भी आपको है इससे रिलेटेड अभी मैं और जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें एज में छूट मिलेगी, कितना क्या है वो बाद की बात है। पहले आप अपनी तैयारी में जुटिए, क्योंकि हम 3 महीने में जीएस, हिंदी, ये रीजनिंग तैयार नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना? अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। फार्म कभी भी निकलो, दिसंबर में भी आगे चलेगा,
हाँ, जिसका भाई जिसकी उम्र का है उसको थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब गवर्नमेंट ही फॉर्म निकाल, लेकिन क्या हम तैयारी छोड़ दें? अरे फिर हो सकता है 1 साल की छूट मिल गई, 2 साल की छूट मिल गई, तो जब आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी में जुटिए, और केवल ज़्यादा नहीं, आप 4 घंटा सुबह क्लास लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी कोचिंग जाते हैं, और शाम को वो 2.5 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना ही पढ़ लेना बस। और सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन पढ़ना है। व्हाट्सअप नहीं चलाना, इसमें इंस्टाग्राम नहीं चलाना, फिर फॉलो नहीं करना किसी को, किसी की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करनी, फ़ोन साइड में रख देना है। और जो आप कोचिंग में सीख के आए हो उसी दिन उसका केवल आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना, और कोचिंग के अंदर ही मैन नोट्स बना लेना। वहाँ पर आप ये मत करना कि रफली वहाँ बनाएं। हाँ, अगर आप में पावर है, हिम्मत है, जागरूकता है, तो आप वहाँ पर रफ पे लिख के लाइए, और आप एक बार फिर आकर लिखिए, फिर उसका 2 से 3 बार रिवीजन करिए। बस इतना ही कर लीजिए, क्योंकि लिखने से, एक बार लिखने से 4 या 5 बार याद करने के बराबर याद होता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस 52,699 में ट्रेनिंग करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, ये चंद एक बातें थी जो मुझे लगता था कि ये बच्चों से शेयर करनी चाहिए, वरना आपको नॉलेज की कमी नहीं है आप में। कभी आप ये सोच रहे कि आपको मुझे नॉलेज देना, नहीं, मुझे केवल अनुभव शेयर करना था। जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया, उस अनुभव को मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूं, और आपकी सफलता में भी चांद चार लगे। क्योंकि जब आपकी नॉलेज और बुज़ुर्गों का अनुभव अगर दोनों एक हो जाएं, तो सफलता में 4 चांद लग जाते हैं, और जल्दी लग जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने ठोकर खा के प्राप्त करी है, वो आपको हमने 1 या 2 लाइन या 4 लाइन में आपको शेयर कर दिया। तो वो 4 लाइन ऐसे समझो जैसे 100 कुंटल दूध को, 100 कुंटल दूध से घी को निकाल लिया जाता है, तो उसका रूप बहुत छोटा हो जाता है। यानी कि 100 कुंटल दूध को हम कैरी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो घी निकलता है तो उसको हम कम मात्रा में रहता है, लेकिन ताकतवर रहता है। उसी तरह एक अनुभव होता है। तो अगर आप हमारे अनुभव और अपनी नॉलेज को एक कर लोगे, तो आप हो सकता है जल्दी सफल हो जाएं। वरना आप में काफ़ी बहुत टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, और बस आप चाहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज के तक ये बात जो है काम की नहीं है, तो हो सकता है जो फ्रेशर बच्चा है, जिसको भी यही नहीं पता है कि किस तरह से पेपर आता है, क्योंकि जिसने 12th किया है और वो फार्म भर रहा है, उसके काम की सबसे ज़्यादा वीडियो है। हाँ, जिसने ऑलरेडी 1-2 पेपर, 2-4 पेपर दे चुका है, वो तो फुल खुद ही अनुभवी हो गया। बाकी ये वीडियो ज़्यादातर उसके लिए कारगर है जो फ्रेशर है, या 1-2 पेपर देकर उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, क्या करूँ। आप देखना, बच्चे जीएस और मैथ को पढ़ते रहते हैं, देखना कभी भी, और हिंदी और रीजनिंग को आसान समझने की भूल कर देते हैं, वहीं वो मार खा जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा समझाने का फ़र्ज़ था, और आपने ये पेशेंसली वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि ये चंदे की बातें किसी के काम आ सकती हैं, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें जिसके काम आ सके, और काम आकर हो सकता है अगर मेरी वीडियो को सुनकर, देखकर एक बच्चा भी सिलेक्शन ले जाता है, तो वीडियो का नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे अनुभव किसी के काम आए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।